अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मियां नवाज शरीफ ब्रॉडशीट से मुतल्लिक बयान देकर, यानी खुद के बरी होने का बयान देकर मेरे ख्याल से खुद फंस गए हैं। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर अब यह बहस बहुत आम हो रही है कि ब्रॉडशीट के हवाले से जो आज भी परवेज़ रशीद साहब ने नून लीग के सेनेटर हैं, सेनेट के अंदर बयान दिया कि बहुत भारी कीमत वकीलों को दे दी गई और इस सारे नुकसान के ज़िम्मेदार इमरान खान और परवेज़ मुशर्रफ हैं। लेकिन कुछ हकायक हैं जो कि सारे मामले के साथ जुड़े हैं, जो सामने नहीं आ पा रहे। वो हकायक आपके सामने आज रखेंगे। वो ये हैं कि ये जो मामला था ब्रॉडशीट से मुतालिक, जो आर्बिट्रेशन थी, ये 2009 में शुरू हुई थी। उस वक़्त मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जो अवार्ड हुआ वो जाके 2016 में हुआ था। उस वक़्त मुल्क में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और जो वकील थे जिनके हवाले से परवेज़ रशीद साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें भारी कीमतें अदा की गई, मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया करोड़ों का, तो वो वकील जो हैं सलमान बट साहब अटॉर्नी जनरल थे, वो मुकर्रर करते रहे। वो मुस्लिम लीग नून के दौर में अटॉर्नी जनरल रहे हैं। अब ये जो सारा मामला है ये सियासत की नज़र हो रहा है, लेकिन हकायक जो है वो बीच में दब गए हैं सियासत के अंदर। हुकूमत की तरफ से भी एक फ़ैसला हुआ है। कल तर्जुमानों के इजलास में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को भरपूर हिदायत की कि ब्रॉडशीट के मामले में जितने भी हकायक हैं, बिलखुसूस ब्रॉडशीट कंपनी को मुबैना तौर पर मियां नवाज शरीफ के भतीजे की तरफ से $25 मिलियन की रिश्वत की ऑफ़र के हवाले से जो हकायक हैं वो आवाम के सामने रखे जाएँ। अब उस पर जो है नून लीग की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कहते हैं कि जो हुसैन नवाज़ का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के 2 भाई 1 बहन हैं, किसी भी भतीजे या भांजे का नाम अंजुम डार नहीं है। जो कोर्ट हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो इल्ज़ाम लगाया है काबिल मुसवी ने कि इस नाम के बंदे ने उन्हें $25 मिलियन रिश्वत की ऑफ़र की थी मियां नवाज शरीफ के बिहाफ पे। बहरहाल ये हकायक जो हैं ये भी जल्द सामने आ जाएंगे कि क्या ये मामला है सारा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो दूसरी तरफ हम सियासत की बात जब हम करते हैं तो सियासत के अंदर ये मामला चल रहा है कि कल से बल्कि कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन DGISPR ने तो वाज़ेह कर दिया कि किसी किस्म के बैक चैनल राब्तों का फ़ौज हिस्सा नहीं है। लेकिन नून लीग की तरफ से कल शाहिद हक्कान अब्बासी साहब ने एक बड़ा दावा किया कि उनके 3 MNAs को इस्तीफ़े ना देने के लिए कहा गया है, उन पर दबाव डाला गया है। अब ये किसने कहा, उनके नाम सामने नहीं लाए जा रहे। उनसे जब ये पूछा जाता है कि वो कौन से 3 MNAs हैं, उनके नाम नहीं बताया जाता। ये नहीं कि बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी किस्म की तफसीलात सामने लाए, बग़ैर फ़ौज को हदफ तनकीद बनाया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने और दहशतगर्दों की फंडिंग और टेररिस्ट ट्रेनिंग के हवाले से जो पूरा एक मुनज़्ज़म प्लान चॉकआउट किया गया, जिसे 14 नवंबर को एक डोजियर की सूरत में पाकिस्तान सामने लेकर आया, पूरी दुनिया के सामने ये हकायक मंजर यहाँ पर लेकर आया, उस पर हम बात करेंगे। चूँकि उसके बाद जो हकायक सामने आए इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की तरफ से, कि किस तरह से भारत 15 साल से एक मुनज़्ज़म तौर पर एक घिनौने डिसइंफॉर्मेशन के एजेंडे पे कारबंद था, किस तरह से फेक वेबसाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान को टारगेट करके अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन के अंदर गलत ख़बरें और अफवाहें फैलाई जा रही थी। इस हवाले से पहले ही मुतअद्दिद मौक़े पर DGISPR और आर्मी चीफ भी वाज़ेह कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। इसमें जो है हम सबको अलर्ट रहना है, होशियार रहना है। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आरिफ हमीद भट्टी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं, उनसे उनकी राय लेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, और तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले भट्टी साहब आपकी तरफ आते हैं। ये जो ब्रॉडशीट का मामला है बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। शुरू भी हुआ तो उस वक्त जब आर्बिट्रेशन हुई तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेकिन बाद में जाके जब इसमें अवार्ड होता है 2016 में तो तब नून लीग की हुकूमत थी। लेकिन आज जो दावा किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, परवेज़ रशीद साहब ने किया सेनेट के अंदर, ज़रा वो दावा पहले आपको सुना देते हैं, फिर इस पर आपका कमेंट देते हैं। सुनाइए। एक फैसला आया लंदन की अदालत से, एक कंपनी है जिसका नाम ब्रॉडशीट है। अदालत ने कहा कि आप एवन फील्ड की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकते। ये अदालत का फैसला लिखा हुआ मौजूद है जनाब, लिहाजा नवाज शरीफ तो सच्चा साबित हुआ। 700 करोड़ पाकिस्तानी रुपया जो मुशर्रफ की हमाकत
और इमरान खान के झूठे इल्जामात की वजह से अदा करना पड़ा। लिक्विडेट हो रही थी और खुद उस कंपनी के बारे में शहजाद अकबर साहब, उनकी डान में खबर छपी हुई है कि वो कहते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है, कि दे आर मिल्किंग द मिल्क। अब ये जो नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है, इसके अलावा मरियम नवाज भी एक ट्वीट कर चुकी हैं इसी ब्रॉडशीट के जो इनका अवार्ड था उस हवाले से, जिसमें वो ये कहती हैं कि ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा ढूंढने के लिए 2,87,00,000 अदा किए गए, फिर भी नाअहली के लिए अकामे और सज़ा के लिए जज अरशद मलिक का सहारा लेना पड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस की असलियत भी सामने आ गई। नवाज शरीफ की सदाकत और ईमानदारी की गवाही कुदरत दे रही है। अब भट्टी साहब क्या कहेंगे इस सारे मामले पे आप? ये जो होता है जाके सेटलमेंट होती है, आर्बिट्रेशन शुरू होती है 2009 में, तब भी पीटीआई नहीं थी, और अवार्ड जो है 2016 में हो जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, सलमान बट साहब अटॉर्नी जनरल वहाँ पे वकील लगाते रहे। आज नून लीग ने सारा मामला पीटीआई और मुशर्रफ साहब पे डाल दिया है। समर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये ब्रॉडशीट पे बाद में आऊँगा, मौजूदा हालात का इस वाक़या से ताल्लुक नहीं है। एक शख्स होता है, वो डाके मारता है, चोरियाँ करता है, जुआ खेलता है, फ्रॉड करता है। उसकी माँ कहती है पता चला पता चला। वो मोहल्ले वाले कहते क्या हुआ, शायद बड़े गमज़दा होते हैं, और मेरा पुत्र आज डाके च फड़िया गया। वो कहते यार बड़ी शर्म की बात है, बोला जवान तो फड़े ही जाते ना, शर्म दी किहड़ी गल है। अगला दिन क्या हुआ, पता चला पता चला। उसने कहा क्या हुआ, वो जुए च घर भी मेरा हार आया है, मैं मसाइए तेरे घर आया लवा। तीसरे दिन वो किसी को कत्ल कर देता है, चौथे दिन वो बंशात बेचता पकड़ जाता है। लेकिन माँ का फखर होता है, फखर तो फखर होता है, बेशक नाम फखर रख लो या वैसे कह लो, हम उसको छोड़ देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बुराई है ही नहीं। इसमें पकड़े जाना, सरकारी माल लूटना, इसको तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कानून ही नहीं। ये आपने खुद बताया 2009 में बना, 2016 में इस पे एप्रीशिएट हुआ, सुलेमान भट्ट थे। मेरी खुद कल बसावी साहब से बात हुई है। मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं उस बच्चे का नाम भांजा या भतीजा, क्योंकि मैं मियाँ साहब के भांजों को भी जानता हूँ, भतीजों को भी, और बच्चों को भी, और पोतों को भी, और नवासों को भी। काबिल एहतराम है मेरे लिए, अदब का रिश्ता नवाज शरीफ साहब से। मुझे बताएं, बाहर तो बहुत ज्यादा सख्त कानून है किसी के बारे में गलत एलिगेशन लगाने का। उन्होंने कहा नवाज शरीफ झूठा है, उसका भतीजा भांजा मेरे पास आया और करप्शन की मुझे ऑफर की, रिश्वत की ऑफर की, और हमने धक्के दे के $25 मिलियन उसकी सीसी फुटेज है। ये कल मुझे उन्होंने कहा है, उन्होंने सारी चीजें बताई। ये हकीकतन बात ये थी कि उस वक्त मुशर्रफ ने जब आए, नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की, तो उन्होंने इधर इनके साथ डील की। इनका डील ये होता है कि जो लूटा हुआ माल आया उसमें से ये 20% लेंगे, पाकिस्तान नहीं देगा। मुशर्रफ सऊदी अरब के जरिए नवाज शरीफ की डील हो जाती है, उस केस को फॉलो नहीं किया जाता। वो बारहा इनको कहते हैं, ये उसका जवाब नहीं देते, एंड पे वो कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि नवाज शरीफ बेगुनाह। उन्होंने कहा जी मैंने अपनी 20 साल सर्विसेज दी, ये अपने वायलेशन कमिटमेंट से भाग गए, तो मुझे इस सिलसिले में पैसे दिए जाएं। अब शहजाद अकबर भी इनको 3 दफा जाके मिले। मुझे समझ में नहीं आती, वो कल भी कह रहे थे कि मुझे हुकूमत कहे तो मैं खरबों रुपए इन्हें वापस लौटा सकता हूं, लेकिन बदकिस्मती है, पहले शेरपाव था, नवाज शरीफ था, अब कुछ इस हुकूमत के लोग होंगे। तो अच्छा, इस पे भट्टी साहब मेरी आपसे कुछ देर पहले इस पे मेरी शीट को नोटिस चले गया होता और अरबों रुपए नवाज शरीफ कमा लेते। ऐसा ही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी शहजाद अकबर साहब से, उनसे मैंने पूछा कि आपके हवाले से डॉन पे खबर भी लगी है। उन्होंने कहा जी वो खबर जो है वो गलत कोट हुई है, मेरा कहीं जिक्र नहीं था इस इंटरव्यू के अंदर। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी जो मुलाकात हुई है कावी मूसवी के साथ, वो कहते सिर्फ मेरी मुलाकात 2019 में हुई है, तब तक ये फैसला आ चुका था। और शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने उससे ये कहा था कि छोड़ दो ये पैसे, इसमें से कुछ कम कर दो या छोड़ दो, गरीब आवाम का पैसा जो $30 मिलियन की जो तुम ले रहे हो पाकिस्तान से। लेकिन वो कह रहे नहीं माना। उसने कहा जी मेरे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ के भी हैं, लेकिन वो कह रहे जब वो पहले पैसे नहीं छोड़ रहा, मजीद वो क्या पता कोई फ्रॉड कर जाए कल को हमारे साथ, इसलिए वो कह रहे हैं हमने उस पर एतबार नहीं किया। उसने कहा एग्रीमेंट करेंगे, मैं फिर बताऊंगा। हमने कहा एग्रीमेंट हम कोई नहीं करेंगे, एग्रीमेंट करें मैक्सिको की उन्होंने अरबों रुपए अभी का, अभी इसने नए एग्रीमेंट का कहा।
आपको नहीं, मेरी बात सुन ले, वो एक एग्रीमेंट होता है, आर्बिट्रेटर होता है, तो वो हमेशा लूटे हुए माल से वापस देता है। उन्होंने गलत कहा, उनकी 3 मुलाकातें हुई और मुलाकात में मैं कल परसों उनसे फिर फोन करूंगा, उनकी रिकॉर्डिंग में चलाऊंगा शहजाद अकबर साहब के बारे में क्या कहा। शहजाद अकबर साहब से एक सवाल पूछना था, शहजाद साहब, अकबर साहब, आप तो यकीनन गैर जानिबदार एहतसाब कर रहे हैं, हुकूमत का ना बिजली का हुआ, ना गंदुम का हुआ, ना चीनी का हुआ, लेकिन एक बात बताए, लंदन में मलक रियाज से 38 अरब का जुर्माना हुआ था जो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आना था, पाकिस्तान के खजाने में। आपने वो सुप्रीम कोर्ट पे जो उसने पैसे कमिटमेंट की थी उस उधार में से नफी कैसे कर दिए? उधर आपने 1300 रुपए का खाना खाया उसके बेहतरीन होटल में मलक रियासत मुलाकात में, वो भी नवाज शरीफ पे डाल दे। फिर बहरहाल चले इस तरफ मैं आऊंगा भट्टी साहब दोबारा से जरा। तारिक फजल चौधरी साहब, अब जो इल्जाम लग रहा है वो बड़ा संगीन इल्जाम है, वो है जी कि मियां साहब का भतीजा जाहिर करके एक बंदे ने $25 मिलियन की रिश्वत की ऑफर की कि उनके खिलाफ चीजें बंद की जाए। जरा वो सुना देता हूं मैं आपको। कावे मुसवी जो ब्रॉडशीट का सरबराह है वो क्या कह रहा है, जरा सुनाइए जी। Nawaz Sharif came out with 2 days ago on television. He said the broadsheet decision by the court exonerates them. They just used first-rate spin to suggest that broadsheet has exonerated Sharif. I say quite clearly, broadsheet did exactly the opposite. It's a complete lie. 2012, when we had somebody who turned up with a photograph of himself with Nawaz Sharif and told us he was a nephew of Sharif. Anjum Dar. He put the name as well. Anjum Dar, did you say? Yeah, Anjum Dar. Yeah. He had a photograph. I have witnesses. I mean, there was a witness in the meeting with me. Basically offered us $25 million to go away. तारिक फजल चौधरी साहब, दो चीजें वो कह रहा है। एक तो मियां नवाज शरीफ जो कहते हैं कि मैं बरी जिम्मा हो गया, मैं बरी हो गया सारे मामलात से, ये फैसला आ गया हमारे हक में, हमारी फतह हो गई। वो कह रहे हैं कोई फतह नहीं हुई। और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का भतीजा जाकर के बंदा मेरे पास आया कि $25 मिलियन रिश्वत आपको देता हूँ, ये हमारे खिलाफ तहकीकात बंद करें। ये क्या मामला है? अगर वो झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है तो जाए सू करें उसे बरतानवी अदालतों के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब पे जब से उनके खिलाफ एक ऑन स्लॉट हुआ है और एक कंपेन उनके खिलाफ उन्हें बदनाम करने की, उन्हें करप्ट जाहिर करने की, और उसके बाद बाकायदा एक मुहिम चलाई गई कि किस तरह उनको अपना वजारत उज़्मा से फारिग किया जाए। सबसे पहली बात कॉमन सेंस की मैं करूँगा कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की होती और उन्होंने पाकिस्तान का जो एक्सचेकर जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सचेकर, उसे पैसा खाया होता, अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, अब उनका तीसरा टर्म था, उसमें हुए हैं, तो उसमें से वो निकाल की चीजें सामने लाई जाती और मियां नवाज शरीफ को कहा जाता कि जनाब ये वो पैसे हैं जो आपने कमीशन खाई है, ये वो पैसे हैं जिस प्रोजेक्ट में इतने पैसे आपने किकबैक लिए। यकीन करें हम भी मियां नवाज शरीफ से पूछते हैं, उनके वर्कर हैं, लेकिन हम पूछते कि सर ये इल्जाम जो हम पे लगाया जा रहा है इसकी क्या हैसियत है। लेकिन इस तरह का कोई इल्जाम लगाने की बजाय नवाज शरीफ को घर भेजा गया अकामे की बुनियाद पे। सबसे पहली बात यह कि सबड़ों की बेगुनाही का और सबूत क्या हो सकता है कि जिस शख्स को आप जुल्फिकार अली भुट्टो को आपने फांसी लगा दिया, किस बात पे कि जनाब आपने मशवरा दिया था 109 की दफा में पूरे पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक एक शख्स को फांसी हुई है, उसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो है। कोई और शख्स 109 में आज तक फांसी लगाओ तो मुझे आप बता दें। वही काम आपने अकामे की बुनियाद पे नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा को फांसी लगाई। भाई अगर कोई इल्जाम था, करप्शन थी, कोई पैसे खाए थे तो वो बताते। दूसरी बात यह है जी कि ये जो बात कहना कि उनका कोई भतीजा आ गया, भांजा आ गया, इससे बड़ी बॉडी बात क्या हो सकती है? आप मुझे ये बताएं कि मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, लंदन में, पेरिस में, अच्छा उसको भी छोड़ दें, कराची में, लाहौर में कोई शख्स जाके कहे मैं डॉक्टर का रिश्तेदार हूँ और वो अनशंट मारता रहे, उल्टे सीधे काम करके आ जाए, क्या उसको जिम्मेदार मैं हूँ? यानी ये बात ही करनी बड़ी अजीब सी बात है और इस बात को तस्लीम करना ही बड़ी अजीब सी बात है कि एक शख्स ने मियां नवाज शरीफ का भतीजा जाहिर किया अपने आप को और कहा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मियां नवाज शरीफ साहब के भतीजे पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनके बेटों को पूरी दुनिया जानती है। और तीसरी और आखिरी बात यह है जी कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये कहना कि उसने पैसे खाए या फलां किया, ये तो एक सोशल मीडिया क्या और बाकी या तो रिश्वत देने का मामला है, या तो रिश्वत देने का मामला है। तारिक फजल चौधरी साहब, और जो पहले मैं हकायक बयान कर रहा था वो ये है कि परवेज रशीद साहब ने कहा कि वकीलों को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए गए, कौमी ख़जाने से बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। तो दोबारा मैं हकायक आपके गोश गुजार करूँ कि ये जो इसका जो अवार्ड है 2016 में हुआ था, मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था, सलमान भट्ट साहब अटॉर्नी जनरल थे, वकीलों को वो उन्होंने अपॉइंट किया, पैसा वो देते रहे, आपके दौरे में गया है।
इमरान खान के दौर में नहीं गया, मुशर्रफ साहब के दौर में पहले मामला शुरू हुआ था, ये अलग बात है। उस वक्त भी कुछ एक ऐसे बंदे को उठा के $5 मिलियन दे दिए गए थे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के चक्कर में, कि जो बंदा, वो अलग बात है कि वो कंपनी वो बेच चुका था पहले। जी जी, मुझे तो जो आपकी बात समझ आई है आपके सवाल से, और जो आपने बात सुनवाई है, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर साबित शुदा हैं तो फिर बराए मेहरबानी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जीनत, वो टॉक शोज की जीनत ना बनाएं। जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना, आप उनके बारे में कभी भी जब करप्शन की बात करते हैं, उनके स्कैंडल्स की बात करते हैं, और इस वक्त समर अब्बास साहब, आप भी बाखबर एंकर हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में जितनी करप्शन इस दौर में हो रही है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, और जितनी जो इस वक्त सरकर्दा रहनुमा ऊपर बैठे हुए हैं सो कॉल्ड, जितनी आंखें उन्होंने बंद की हुई हैं, मैं एक मिनट मुकम्मल कर लूं बात, अभी मुकम्मल नहीं हुई, वो आंखें बंद करके बैठे हैं, खुद ले रहे हैं नहीं, लेकिन करप्शन उरूज पे है। अगर आप किसी को निशानदेही करते हैं, कहते हैं अदालतों में जाएं, और भाई हम अदालतों में कैसे जाएं, आप हुकूमत में हैं, आप इस पर फैसला करें कि आपके लोगों के खिलाफ जो इल्जाम आ रहे हैं, तो ये जो सबूत अगर आपके पास है तो अदालतों में पेश करें। ये सिर्फ कागज लहराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे और टॉक शोज में ये कब से ये सिलसिला चल रहा है। और मैं आखिरी बात ये करूंगा कि नवाज शरीफ के ऊपर ये करप्शन के इल्जाम तो पीछे रह गए, आपने तो उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया, गद्दारी के पर्चे उसके ऊपर दिए। चलो इस तरफ आते हैं चौधरी साहब, इस तरफ आते हैं दोबारा, अपने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे गद्दारी का पर्चा, इस तरफ दोबारा आते हैं चौधरी साहब, जरा नहीं हुआ, इस तरफ दोबारा आते हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा और 3 चीज़ों से मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मामला सारा है, आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पूरा एक लॉन्च कर दी गई कैंपेन, तो ये मामला खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने बयान से शुरू किया है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, और मरियम नवाज साहबा ने 5 जनवरी 2021 को ट्वीट करके ये सारा मामला पाकिस्तान के अंदर लेकर आई है कि हमारी फतह होगी, हम सुरखरू हो गए, हालांकि मामला कुछ और था। दूसरा, जो करप्शन केसेस की बात कर रहे हैं, तो नून लीग ने ये फैसला कर रखा है, ऐलान किया हुआ है कि हम अदालतों में जाएंगे, PSC के अंदर जाएंगे, वो सबूत पता नहीं कब आएंगे। तीसरी चीज़ जो सू करें आप, कावी मुसवी कह रहा है कि जो $25 मिलियन की ऑफर थी रिश्वत की, मेरे पास गवाह मौजूद हैं, तो जाएं सू करें, बरतानवी अदालतों के कवानीन बड़े स्ट्रांग है। अब मैं जरा आता हूँ फ़ारूक हबीब साहब आपकी तरफ। आज शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम भरपूर तरीके से मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, सामने लेकर आएंगे एकाएक, जरा वो सुना देते, पहले सुनाएं जी। मुख्तलिफ इंटरव्यूज सामने आए हैं मूसवी के, नवाज शरीफ साहब की कहते तो हैं उनके कज़न ने अप्रोच किया कि इस चीज़ को नेगोशिएट कर लिया जाए और उनका नाम निकाल दिया जाए, जिस पे उसने कहा कि वी डोंट डील विद द क्रुक्स। उसको देखते हुए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई है जो कि इस सारे केस को और इसके चीदा नुकात को तश्त-ए-ज़बाम करेगी। इसके बारे में हम जो भी इंकशाफात करने हैं हम वो करेंगे। जी फ़ारूक हबीब साहब, तो गवर्नमेंट किस एक्सटेंट तक जाएगी? ये कमेटी जो बनाई है, ये जाएगी बरतानिया हकायक को जानने के लिए, कावे मुसवी का इंटरव्यू भी करेगी, उससे हकायक लेगी, तो तफसीलात उसके पास हैं, तस्वीरें वो कह रहा है मेरे पास हैं, गवाह मेरे पास मौजूद हैं, किस हद तक जाएगी गवर्नमेंट? देखिए बात यह है कि मरियम नवाज के होते हुए मैं नहीं समझता कि इनको किसी ओपोनेंट की जरूरत है। अब मामला यह है कि उन्होंने जैसे ये फैसला आया, उन्होंने विक्ट्री क्लेम कर दी और एक ट्वीट दाग दी। अब उनकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ इतनी है कि मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में मौसूफा ने खुद बताया कि उनके 1 अरब से जायद के जो है वो जासे पाकिस्तान के अंदर है, वो एक और टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताई थी। अब ये मामला बड़ा सादा और सिंपल है जो ब्रॉडशीट का है, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि 2009 में आर्बिट्रेशन शुरू होती है, 2016 में PMLN की हुकूमत के दौरान इनके खिलाफ फैसला आता है, 2018 में उसकी एवेल्युएशन होकर उस वक्त भी PMLN की हुकूमत है कि कितना क्वांटम होगा रकम का जो अदा करना है वो इनके खिलाफ जाता है। हम उस क्वांटम के खिलाफ जो है वो अपील लेके जाते हैं जिसके ऊपर ये आज फैसला आता है, और इसका कतन ताल्लुक एवन फील्ड के उन अपार्टमेंट से नहीं है। ये आज कह रहे थे कि मियां साहब को इकामे के ऊपर निकाला गया है, और भाई मेरे गौर करें, मियां साहब को इकामे के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया क्योंकि सादिक अमीन नहीं रहे, उन्होंने अपनी सैलरी नहीं दिखाई। असल कहानी तो जिसमें सजा आपको हुई हुई है, जिसमें मियां साहब को जेल डाला गया, वो तो एवन फील्ड के वो महलात हैं जिसके दिफा में सिर्फ आपको एक कतरी खत लेकर आए थे, और उस कतरी खत के ऊपर इतने लतीफे बने हैं कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं बने। ना आप अदालत को मुतमिन कर सके, ना आप एहतसाब अदालत को मुतमिन कर सके, ना आप अवाम को मुतमिन कर सके। उस कतरी खत के ऊपर एक सॉलिड डॉक्यूमेंट जो है वो क्या मीडिया खेलेगी सारे मामले पे, नेमिंग एंड शेमिंग की तरफ जाएगी या कुछ चीजें लेकर आएंगे सॉलिड? एक मिनट देखें, हम तो ये दिखा रहे हैं चीजें तो ऑलरेडी सॉलिड मौजूद हैं। इवन फील्ड का जो हालात का मामला वो तो पनामा केस से चला ना, और मैं ये ब्रॉडशीट से जुड़े हकायक की बात कर रहा हूं।
मैं भी उसी हकाइक की तरफ आ रहा हूं जो इन्होंने हकाइक को तोड़ मरोड़ के पेश करनी शुरू की। दूसरा मामला है जो वो कहते हैं कि इन्होंने हमें पैसे ऑफर करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है इन्होंने की होगी। आप मुझे ये बताएं ना, इस मुल्क में सबसे पहले पैसे सियासत में लेने वाले भी नवाज शरीफ हैं। आईजीआई के मामले में जब पैसे लिए गए थे, मेहरान बैंक केस आपको पता है, असगर खान केस बहुत मशहूर है। उसके बाद पैसे देने वाला मेला भी इन्होंने लगाया था, वो छांगा मांगा हो, चाहे वो BMW हो, चाहे वो लोगों को, चाहे वो ब्रीफ केस कोयटा बेंच के ऊपर चलाने का मामला हो। जो पैसों से बिकता है पैसों से खरीद लेते हैं, जो धौंस से डरता है उसको डरा लेते हैं, जो ना डरता है ना बिकता है उसको रास्ते से हटा देते हैं। ये इनकी तारीख है। और ये आकर उसको सू करे ना, सू क्यों नहीं करते? हुकूमत तो तहकीकात अपनी करेगी, लेकिन ये बताएं ना, आज बड़े मासूमाना अंदाज से वही परवेज रशीद जिन्होंने डॉन लीक्स की थी और उसके नतीजे में उनकी अपनी हुकूमत ने उनसे इस्तीफा लिया था, उन्हीं ने लिया था ना। आज फारूक हबीब साहब से बात कर रहे थे, मुझे आप ये बताएं। फारूक हबीब साहब एक ऐसे बंदे एक बार फिर झूठ बोल रहे थे, एक ऐसे बंदे के ओपन झूठ, एक ऐसे बंदे के इंटरव्यू पर, एक ऐसे बंदे के बयान पर आपने कमेटी बना दी है सारे मामले पे कि जिस बंदे की साख पे आपके अपने वुज़रा सवाल उठा रहे हैं कि इस बंदे की साख ठीक नहीं है। कावी मुस्वी की मैं बात कर रहा हूं, आपके अपने वुज़रा कहते हैं कि ठीक बंदा नहीं है, क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है। देखें एक मिनट समर, बात हकाइक से होती है ना, और माजी की जो करतूतें होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर होती है। मुझे आप ये बताएं, ये जो जितना भी तमाशा लगा हुआ है PDM का, इनको कोरोना का कोई ख्याल नहीं है, इनको मुल्क की मैशत का कोई ख्याल नहीं है। ये जो इन्होंने जो जलसे जुलूस धरने सो कॉल्ड करने की कोशिश की, ये NRO लेने के लिए, ये अपने खिलाफ अपनी करप्शन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये तो एक मामूली चीज है, ये तो एक मामूली चीज है। मैंने तो आपको पूरी हिस्ट्री बयान कर दी है पकड़ के। उसके बाद भी अगर आप ये सवाल उठाएंगे तो फिर तो मुसावी की क्रेडिबिलिटी भी चेक हो जाएगी। और इनकी क्रेडिबिलिटी अगर इतनी अच्छी है, जो ये कह रहे थे कि मियां साहब बड़े मासूम हैं, हम उनसे सवाल पूछते कि आपने करप्शन की है कि नहीं की, तो भाई मियां साहब लंदन में बैठे हुए हैं, लंदन की अदालतें तो आजाद है ना, वहां पर बड़ा कानून के ऊपर अमलदारी होती है और बड़े डैमेजेस मिलते हैं अगर किसी की पर्सनैलिटी को हिट करें तो आप जाए ना, जाकर आप वहां पर सू कर दें, दावा कर दें। पहले भी इन्होंने जो है वो एक रास्ता मौजूद है के ऊपर मामला उठाया था, उसके खिलाफ भी दावा नहीं इन्होंने किया, अब इन्होंने क्या दावा करना है? ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप क्या कहेंगे इस पे भट्टी साहब? गवर्नमेंट ने जो आज कमेटी बनाई है सारे मामले को मजीद इसमें हकायक सामने लाने के लिए, ये सिर्फ मीडिया ही गवर्नमेंट खेलती रहेगी या फिर आपको लग रहा है कुछ सॉलिड चीजें सामने आएंगी? चूंकि कल तर्जुमानों के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने यह हिदायत दी है कि ब्रॉडशीट वाले मामले से मुतल्लिक जितने हकायक हैं वो सामने लाए जाएं, मुस्लिम लीग नून को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कल ये भी हिदायत जारी की है पार्टी तर्जुमानों को कि अकामे वाला जो मामला है, मरीम नवाज़ का अकामा हो गया, हसन इकबाल का अकामा हो गया, ख्वाजा आसिफ का अकामा हो गया, इन अकामों को मियां नवाज शरीफ का अकामा, ये मामला भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए, मीडिया के सामने हकायक लेकर आए, नून लीग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करें सारे मामले पर। ये जो स्ट्रैटेजी बन रही है, आपको लग रहा है कि सिर्फ मीडिया ही खेलती रहेगी, गवर्नमेंट कुछ सॉलिड चीज़ें सामने नहीं आए? समर फारूक साहब हमारे भाइयाँ नौजवान हैं। मुझे बड़ी बदकिस्मती है कि मैं जिस इमरान खान साहब को 25 जुलाई 2018 से पहले जानता था, वो इमरान खान तो मुझे लगता है इक़्तिदार में आके है ही नहीं। आप लोगों को रिलीफ दें, बिजली की कीमतें कम करें, पेट्रोल की कीमत कम कराएं, महंगाई में कम करें, लोगों को रोज़गार दें, अदारे में गुड गवर्नर्स लाए, लोगों को डिलीवर करें। दूसरी बात, ये एक भी सबूत नहीं लाएंगे, इसके सबूत आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं और आप प्रोग्राम कर लेते हैं। मेरी मुझसे से कल डिटेल बात हुई है और इसको मैं मुशर्रफ दौर से फॉलो कर रहा हूं। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इंकशाफात तो होते हैं, सजाएं नहीं होती। सजाएं का कानून ही कोई नहीं है। क्या करप्शन की कभी कोई रसीद देता है कि ये 2 अरब रुपया मुझे दे दो, मैंने काम तुम्हारा कराना नजायज हराम का? ये स्लिप होती है। क्या ये सारी दुनिया को नहीं पता कि इत्तेफाक फाउंड्री सिर्फ 2 अरब की थी, तो जब मियां साहब वापस आए स्टे के बाद 60 अरब उसकी कीमत हो गई। रातों रात इंडस्ट्रीज दुनिया में हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनती, 3 दिए LDA लाहौर का दफ्तर खुला रहा तो उसको हाउसिंग सोसाइटी बना दी, 100 अरब पे चले गई। यार क्या करते हैं? क्या इस हुकूमत में गंदम स्कैंडल के कोई एक जिम्मेदार को सजा दी गई? IPPs की इंक्वायरी कराई वज़ीर आज़म साहब ने, किसी एक को सजा दी गई? गंदम 54 से कहां पहुंच गई? एक को सजा दी गई। मुझे अब तक बता दे 25 जुलाई 2018 से बाद पाकिस्तान के 10 कौन से करप्ट अफसर है? माजी में यकीनन करप्शन हुई
और आज भी हो रही है। मैं तारिक साहब की इस बात को सेकंड करता हूँ। इस हुकूमत ने 10 अफसरों को सजाएं दी हो, सिर्फ 10, हजारों नहीं लाखों अफसर हैं, लाखों। समर अब्बास साहब, अब मीडिया ट्रायल और प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलना चाहिए। जो तारिक साहब ने कहा कि वाकई इसके मौसवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस टॉक शो में ना, हाँ तो हम भी यही कह रहे हैं। बरतानिया में बहुत जबरदस्त कानून है, सू करो और मियाँ सब बैठे बैठे अरबपति बन जाएंगे। जायज मुस्लिम को जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। उनको ये तसव्वुर भी नहीं है कि किसी के बारे में गलत बयान करना। अच्छा नहीं, अरब नहीं, पहले तो खरबपति है, मजीद प्लस हो जाएगी और ये जायज इनकम होगी। इन पे ना पनामा की बनेगी, ना JIT बनेगी, ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, क्योंकि वहां की लंदन की हाई कोर्ट इन्हें पैसे लेके देगी। ये मैं बड़ा जायज तरीका बता रहा हूँ। मियाँ साहब को कभी कभार जायज भी काम कर लेने चाहिए। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, बरतानिया के कवानीन बड़े सख्त हैं, वहां पे सू करने का इरादा रखते हैं? जो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया गया रिश्वत का 25 मिलियन की। देखिए जी, बात यह है, जैसे पहले शहबाज शरीफ साहब पे भी वहाँ पे इल्ज़ाम लगाया गया और फिर बाद में वो इल्ज़ाम भी गलत हुआ, बरतानिया की अदालतों में वो केस भी चला। तो हमारी जो कानूनी माहिरीन की टीम है उसकी रोशनी में इंशाल्लाह इसको भी गलत साबित करेंगे। मैं तो इन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ये सारे जो आपकी नाम निहाद सबूत हैं, ये पिछले 3 सालों से जो है पूरी हुकूमत जो है अपना पूरी अवाम जो हुकूमत का तमाशा देख रही है कि आप ये लहरा देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और जब अदालतें आपसे ये सबूत मांगती हैं तो आपके जो वकला हैं, मैं नैब के वकला की बात भी कर रहा हूँ, मैं FIA के वकला की बात भी कर रहा हूँ, मैं जो बाकी सबूत लिए फिरते हैं इनके लोग मुख्तलिफ केसेस में, तो इनके वकला मुँह छुपाते फिरते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं जनाब हमें मजीद टाइम दिया जाए। और ये समर अब्बास साहब, आप इस बात से अब मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं कि अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट, अदालत आलिया, हाई कोर्ट्स, उनके फैसलों के अंदर ये चीज आ रही है कि पाकिस्तान में आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है एहतसाब के नाम के ऊपर आ रहा है अपोजिशन से, और नैब का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। इस बात से आप इनकार कर सकते हैं? और उसके बाद जो अदालती जो लोग हैं उनके आप देखें, जो इन्होंने, मैं एक केस की मिसाल सुन लें मुख्तसर, जो बिलियन सुनामी ट्री का मामला है, मुझे आप बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इनका जो महकमा सियाहत है KPK का, उससे बड़ा करप्ट इदारा पाकिस्तान में नहीं है, और हमें जब तहकीकात मांगी तो सारा इदारा अंदर होगा। आपने BRT कराई, उसके खिलाफ तहकीकात होनी, आप स्टे लेके बैठे हुए हैं। यानी ग्राउंड रियलिटीज ये हैं। लेकिन प्रेस टॉक की जीनत बनाने के लिए, टॉक शोज की जीनत बनाने के लिए जो मर्जी आप कागज लहराते रहें, अवाम को बेवकूफ बनाने का आपने ठेका लिया हुआ है, बनाई जाए। ठीक है। बहरहाल सर, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो वो आपकी हुकूमत के खिलाफ बड़े सबूत लेकर आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो जाके अदालतों के अंदर चीज़ें पेश करते थे। इस तरह आप भी कुछ करें, चूँकि हमने तो सुना था कि मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी है कि ये जितने भी बड़े स्कैंडल्स आए थे तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, आटे का, चीनी का, पेट्रोलियम बहरान के हवाले से, ये तमाम चीज़ें, अद्वियात के हवाले से, ये तमाम चीज़ें जो है ये शवाहिद लेकर जाएगी, केस बनाकर पहले PSC के अंदर, उसके बाद आला अदालतों के अंदर जाएगी, एहतसाब अदालत के अंदर जाएगी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल आने वाले दिनों में होता या नहीं होता देखना होगा। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे PDM के हवाले से, और उसमें मामला सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुज़ाकरात की बैक चैनल राब्तों के हवाले से बड़ी खबरें हैं, लेकिन DGISPR ने तो डिनाई कर दी, लेकिन शायद हकान अब्बासी साहब 3 पार्टी के MNAs को ये ऑफर, ये दबाव उन पर आने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जिन्हें कहा गया कि आप इस्तीफा ना दें। ये क्या माजरा है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। कल DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक दावा किया, बल्कि उन्होंने एक हकीकत वो कहते हैं कि बयान की। उन्होंने बताया कि वजाहत दी कि किसी किस्म का फ़ौज बैक चैनल राब्तों का हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। वो बयान क्या था, ज़रा सुन लें। कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फ़ौज का कोई है? एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि हम वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट, सो दैट शुड बी गुड इनफ। फ़ौज को
सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। वो कह रहे हैं फ़ौज को सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश ना की जाए, लेकिन नून लीग की तरफ से क्या हो रहा है कि कल शायद हक्कान अब्बासी साहब ने एक दावा किया कि उनकी पार्टी के 3 MNAs को उन पर दबाव डाला गया कि इस्तीफे ना दें, जबकि अज़मा बुखारी साहबा ने एक और दावा किया कि हमसे राब्ते हो रहे हैं। जब मैंने पूछा कौन राब्ते कर रहा है, तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगी नहीं। जरा वो भी बता दें। पूरे दावे से कह सकता हूँ आज भी राब्ते करने की कोशिश की जाती है हमारे मेंबरान से। अच्छा, इस्तीफे ना दें। मुझे कल रात को भी 3 MNAs का फोन आया कि हमें कहा गया है कि आप इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, आप इस्तीफे मत दें। राब्ते तो हो रहे हैं। नाम ले, बताएं कौन कर रहा है राब्ते? वो मैं नहीं बता सकती ना, मेरी लीडरशिप जब बेहतर समझेगी बता देगी। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, मेरी लीडरशिप बताएगी जब उन्होंने बताना होगा। तारिक फजल चौधरी साहब, ये कौन राब्ते कर रहा है? फिर नाम लें, बताएं, और कौन से MNA से राब्ते किए गए, जरा वो भी बता दें क्विकली जरा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज सर। देखिए, मैं आपकी वो नहीं सुन सका जो आप जो भी सुना रहे थे, अपनी जो वीडियो सुना रहे थे, तो अगर आप अपने सवाल में जरा रिपीट कर देंगे। तो सवाल में मैं ये रिपीट करता हूं कि शायद हक्कान अब्बासी साहब दावा कर रहे हैं कि राब्ते हो रहे हैं हमारे साथ। हमारी पार्टी के 3 MNAs को यह कहा गया है राब्ता करके कि आप इस्तीफे ना दें, जबकि अज़मा बुखारी साहब कह रही है कि राब्ते हो रहे हैं। कौन कर रहा है मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो जरा बता दें, वजाहत आए जरा। चूंकि DGIS पे तो कह रहे हैं हमारे साथ, हम किसी किस्म के राब्तों का हिस्सा नहीं है, हमें सियासत में घसीटने की कोशिश ना की जाए। तो फिर कौन कर रहा है ये राब्ते? उन 3 MNAs के नाम भी बता दें, कौन जिनसे इस्तीफों का कहा गया कि ना दें। हक्कान अब्बासी साहब ने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने किसी का नाम लेके कहा है, नाम नहीं लिया। फलां अफसर ने हमसे रब्ता किया है, ना ही अज़मा बुखारी साहबा ने ये बात की है कि फलां इदारे ने हमसे कोई रब्ता किया है। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, आपको इस बात का पता है कि अगर मैं सिर्फ पंजाब से शुरू करूँ तो पंजाब में जब 2018 के इलेक्शन का नतीजा आया तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कम थी, और इन्होंने अब किसका जहाज इस्तेमाल किया, क्या खर्चा किया, क्या किया, ये तो खुद कहते रहे हैं। और इन्होंने लोग शामिल किए। अब क्यों किसी पे इल्जाम लगाऊं जब मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं कुछ देखा, लेकिन जो भी लालच दिया, जो भी किया, इन्होंने लोग अपने साथ शामिल करके अपनी हुकूमत बनाई। पंजाब हुकूमत भी तिनकों के सहारे पे खड़ी, मरकज में हुकूमत बनाई, वहां पे इन्होंने LI साथ में लाए, इत्तेहादी साथ में लाए, वो भी तिनकों के सहारे खड़ी। तो उसके बाद से जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुसलसल उस्मान बुज़दार साहब कभी हमारे 3 MPs के साथ तस्वीरें खिंचवा के खुश होते हैं कि जनाब ये मेरे ग्रुप में आ रहे हैं, कभी 4 और आ जाते हैं, जनाब कोई उनसे चाय पीने भी आए, उसके भी तस्वीर जनाब चीफ मिनिस्टर साहब खिंचवा के अगले दिन सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे दे रहे होते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून के 5 MPs मेरे पास चाय पीने आए थे। तो ये कोशिश कौन कर रहा है? हुकूमत से पूछें आप कि भाई आप मुस्लिम लीग नून के बंदे क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि माजी में ये रवायात रही हैं कि पार्टियां टूटती रही हैं। वैसे शायद हक्कान अब्बासी साहब ने ये इल्जाम इदारों पे लगाया था, गवर्नमेंट पे नहीं लगाया। वो उन्होंने आपको कोई पर्सनली बताया होगा। इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इदारों से मुतालिक सवाल था। ये इदारे तो मुझे अब नहीं पता कि किन इदारों के बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने आपको जो बराह रास्त मेरी मालूमात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत पूरी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट राब्ते कर रही है, इस्तेमाल करे, खुद करे, किसी इदारे के थ्रू कराए, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी कामयाब नहीं होंगी। ठीक, वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से नेगेटिव खबरें चला रहे होते हैं कि जनाब वो कुछ और बयान दे रहे हैं, मियां साहब कुछ और बयान दे रहे हैं, वो भी इनकी सारी की सारी जो है प्रोपेगेंडा सारा फेल हुआ। तो ये वो कोशिशें हैं जो पोजीशन को डिवाइड करने के लिए होती हैं और इनकी नाकाम हुई हैं, इसलिए इस तरह के शोषण छोड़ रहे हैं। बहरहाल ठीक है, अगर ये राब्ते करने वाले हुकूमत में बैठे कोई बंदा होता, कोई वजीर होता, कोई मुशीर होता, तो बगैर किसी तातुल के, बगैर नाम छुपाए झट से आप लोगों ने नाम ले लेना था। राब्ता शायद कहीं और से आप लोग नाम नहीं ले रहे, इसलिए बता भी नहीं रहे, या फिर कुछ ऐसा राब्ता है ही नहीं है, बिला वजह कहा जा रहा है कि राब्ते हो रहे लेकिन नाम नहीं बता रहे। फरूख हबीब साहब, ये जो राब्तों का मामला है फिर कौन कर रहा है? तारिक फजल चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से ही राब्ते किए जा रहे हैं, तो एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम घबराए नहीं है तहरीक से, इसका मतलब है घबरा गए आप जो राब्ते कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि ये जो ऑपोजिशन कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, भाई ऑपोजिशन ही एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखें ना कि मौलाना जो है वो राइट मुड़ के देखते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो सीढ़ी देके भाग गई है, बाएं मुड़ के देखते हैं PM वाले ने बावर्ची लेके भाग गया है। मसला ये है कि लॉन्ग मार्च और धरना कहाँ गया इनका? ये तो इस्तीफे देने आए थे, अब ये ज़िमनी इंतखाबात लड़ रहे हैं, सेनेट का इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं,
और मौलाना अकेले ही ऐलान करी जा रहे हैं फजल रहमान साहब, जब मैं फलाने शहर की तरफ जाकर जो है वो मार्च करूंगा। इनका मसला जो बुनियादी तौर के ऊपर है, इनका मसला तो आपको पता है 1 पॉइंट एजेंडा, वो तो NRO है और अलग अलग इनकी हिकमत अमलियां हैं, अलग अलग इनकी स्ट्रेटजियां हैं। और जो ये कह रहे हैं राब्तों की बात, ये तो हॉटलाइन के ऊपर अवेलेबल होते हैं। ये तो इंतजार होते हैं कि उस तरफ की हवा आए तो उसमें हम सांस ले लें। ये इनके अराकीन की जो है वो इनके अराकीन की हालत है। और एक तरफ ये दावे कर रहे थे, उल्टी गंगा बहने लग गई, एक तरफ ये कह रहे थे कि हुकूमत के बहुत सारे अराकीन जो है वो हमारे साथ जो है वो राब्ते में। अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत हमारे बंदे तोड़ना शुरू हो गई है। और भैया आपके अपने लोगों को आपकी लीडरशिप पे एतमाद नहीं है। देखें ना कैसे एतमाद कर लें कि मियाँ साहब जो है वो खुद सब कुछ छोड़ छाड़ के मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, इश्तिहारी बन के कानून से भागे हुए हैं, मुल्क के आइन का एहतराम नहीं कर रहे, अदालतें उनको बुला रही हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, भतीजा उनका सलमान शहबाज बाहर है, शहबाज शरीफ का दामाद जो है वो मुल्क से बाहर है, समधी मुल्क से बाहर हैं। तो मामला ये है कि जब सारी क़यादत जो है वो मुल्क से बाहर बैठी होगी, खुद खौफजदा होके खुद एहतसाब से भागे होंगे, तो यहाँ पर फिर पीछे कौन खड़ा होगा इनके साथ? पहला तो सवाल ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर इतनी आपको लगता है कि आपके लोगों के साथ राब्ते हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके नजरिए के अंदर जान नहीं है, लोग आपके नजरिए को जो है वो मानने को तैयार नहीं है। इस्तीफे तो दे दिए सबने ना, इस्तीफे तो सबने पार्टी क़यादत को दे दिए फरूख हबीब साहब, इस्तीफे तो सबने पार्टी क़यादत के पास जमा करवा दिए। 99% इस्तीफे मरियम नवाज साहबा कहती जमा हो गए। समर ऐसी सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। ये इस्तीफे जो है वो इस्तीफे पार्टी क़यादत को नहीं दिए जाते, इस्तीफे स्पीकर को दिए जाते हैं। और जो इस्तीफे उड़ के जो है वो पहुंच गए वहां पर किसी तिलिस्मी उसके कालीन के ऊपर बैठ के स्पीकर के पास, वो इस्तीफे मरियम के कहने के बावजूद मंजूर कराने नहीं गए, वो भी वापस हो गए। तो ये जो है इस्तीफों की कहानी जाके आप किसी और को सुनाएं, ये हंडिया भीड़ चुराहे में पहुंच चुकी है। पीडीएम अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है, पीडीएम के अब पल्ले कख नहीं रह गया। ये अब सेनेट के इंतखाबात भी लड़ने जा रहे हैं, और उस सेनेट के इंतखाबात जो ओपन बैलेट के ऊपर बात हो रही थी, जो शिक नंबर 23 है इनकी अपनी मिसाके जमहूरियत की, ये आज उसके ऊपर कायम नहीं है। उसको साफ शफाफ बनाने के लिए आज ये उसके ऊपर भी कायम नहीं है। यानी आप ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी आप ये वजाहत कर रहे हैं, आप ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया नून लीग के किसी एमएनए के साथ कि इस्तीफा मत दो। देखें बात यह है कि हमें राब्ते करने की क्या जरूरत है, मुझे आप ये बताएं ना। ठीक है, इनके अपने मरियम नवाज शरीफ के अपने जो जेठ हैं, कैप्टन सफदर के भाई हैं, इनके साबका डिप्टी स्पीकर हैं मुर्तजा जावेद अवासी साहब, मेन लोग हैं ना। अगर ये इस्तीफे नहीं दे रहे तो आप मुझे बताएं कि विहाड़ी का बैठा हुआ एमएनए देगा, ठीक है, यहाँ लोधना से बैठा हुआ एमएनए देगा इस्तीफा, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। भट्टी साहब क्यों देंगे? भट्टी साहब, ये जो बैक चैनल राब्तों वाला मामला है, नून लीग कह रही है हमसे राब्ते हो रहे हैं, दबाव डाला जा रहा है हमारे अरकान कौमी असम्बली पे कि इस्तीफे मत दें, और फौज ने बड़ा वाजे कर दिया कि भाई हम किसी किस्म के राब्तों का हिस्सा नहीं है, हमें सियासत में घसीटने की कोशिश ना की जाए। हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं कहा इस्तीफे देने के वाले से। ये क्या मामला है, कौन किससे राब्ते कर रहा है? अच्छा समर, गुजारिश ये है डॉक्टर तारिक अफजल और फरक साहब से माजरत के साथ, क्योंकि इन्होंने दोनों ने अपनी जमातों को डिफेंड करना है। मैं और आप एक जर्नलिस्ट है, हमने कोशिश करनी है कि किसी को डिफेंड करने की बजाय हकायक लोगों तक ले जाए अदब एहतराम के साथ। ये डॉक्टर तारिक अफजल साहब कह रहे हैं शाहिद हकान अब्बासी जो एक्स वजीर आजम कल के एक निजी प्रोग्राम में उन्होंने कहा है, मैं दावे से कहता हूं मेरे 3 लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है इस्तीफे दे, और तो और ना दे। मैं आता हूं कायदे मिल्लत घी की पाकिस्तान में वैसे आजकल किल्लत, मरियम नवाज कहती है आर्मी चीफ और डीजी ISI रिजाइन दे, नवाज शरीफ कहते हैं डीजी IAS और डीजी MI रिजाइन दे आर्मी चीफ, और मरियम साहिबा फरमाती हैं कि रिटायर्ड कर्नल इस्लामाबाद का सेनेट और कौमी असम्बली चला रहा है। यार इससे ज्यादा आपने इल्जाम क्या लगाने हैं? अगर ये सारे तारिक साहब की फरमा रहे थे कि इनके पास सबूत है तो ये सारे अदालतों में जाएं। अगर वाकई ही इनको एस्टैब्लिशमेंट ब्लैकमेल कर रही है बकौल इनके तो ये सारे सबूत लेके अदालतों में जाए। और एहसन इकबाल ने तो कल एक प्रोग्राम में कहा वर्दी में हमारे बच्चों को डराया जा रहा है। खुदा के वास्ते आपकी सियासत करें, आपका हक है, दोनों काबिल एहतराम जमाते हैं, दोनों मुहिब्बे वतन है, लेकिन इल्जाम दर इल्जाम तो मुझे बताए ना। ये साबिक वज़ीर आज़म खुद कल कह रहे हैं कि 3 बंदों ने मुझे राब्ता किया कि रिजाइन ना दे।
और डीजी ISPR ने खुद कहा कि ना हमारा सियासत से तल्लुक है, ना कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक सियासत में रोल अदा किया ही नहीं। जितना जनरल जियाउल हक के दौर में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी एक बंदे को फेवर नहीं की गई। उसके बाद मुशर्रफ, उसके बाद 2018, 13 या 8। लेकिन मेरा मतलब है अगर इनको धमाका किया जा रहा है। दूसरा, तारिक अफजल चौधरी साहब ने आज की बात हो रही है, फला जज ने हुकूमत के खिलाफ दिए, इस हुकूमत में वाकई करप्शन जारी है, मैं डॉक्टर, लेकिन रिमार्क्स और फैसले में फर्क है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बददयानत कहा। रिमार्क्स और फैसले में हमेशा डिफरेंस होता है। तो मेरे ख्याल में दोनों एक हुकूमत से चिमड़े रहना चाह रहे हैं, एक हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, और अदारे बेचारे टारगेट बन रहे हैं और कुछ साफी टारगेट बन जाते हैं। हमारा ख्याल है कि PDM, मेरी अपनी राय है, नून लीग लिख के रख ले, ना धरने में जाएगी, ना सेनेट से रिजाइन देगी। 6 महीने पहले मैंने एक पीपल्स पार्टी के बंदे को चैलेंज किया था, आज नासिर शाह ने कहा हमारा क्या काम पिंडी में, हमने नहीं जाना। तो ये PDM तो घर में एक पेज पे नहीं है। और मैं फिर दोबारा कहता हूं, मरियम साहिबा, मोहतरम मरियम नवाज साहब और शहबाज साहब का एक बयानिया नहीं है, नहीं है, नहीं है। कल भी कहा है भट्टी साहब, एहसन साहब ने कहे, जो मरियम ने इल्जाम लगाया ना, आर्मी चीफ रिजाइन दे, DG ISI दे, और एक रिटायर्ड कर्नल चला रहा है, शहबाज साहब को ये बातें अपने मुंह से कह रहे हैं। मसला ये हो रहा है भट्टी साहब, मामला ये है कि एक तो कल भी एतजाज अहसन साहब ने हमारे प्रोग्राम पे ये कहा है कि आसिफ जरदारी साहब कोशिश करेंगे कि पिंडी जाने वाले अज़ाइम हैं उन्हें नाकाम बनाया जाए, वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी मुखालफत में अपनी राय देंगे। लेकिन दूसरा जो मामला, ये तो बड़ी एक वाज़े हकीकत है, जिस जो आपने बयान की कि एक यानी कि जो हुकूमत है वो हुकूमत के साथ, इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं। ज़ाहिर उनका हक है कि 5 साल पूरे करें, लेकिन इस मकसद के लिए वो देख रहे हैं फ़ौज की तरफ, और जो अपोजिशन है वो हुकूमत गिराने के लिए निकली है, लेकिन वो भी देख रही है उधर पिंडी की तरफ देख रही है। हालांकि दावा है सिविलियन बालादस्ती का, तो देख दोनों उधर ही रहे। वो कह रहे भाई हमें सियासत में मत लेकर आए। जी भट्टी साहब। समर, मुझे एक बात बता दे, ये कहते हैं वजीर आजम इमरान खान को ये मानते ही नहीं, इनके बकौल, ये इनका राइट है, जो मर्जी करे। और फिर कहते हैं कि हुकूमत गिराए आर्मी चीफ, ये गैर आईनी मुतालबा है। एक फौजी को कहना कि आप मुंतखब हुकूमत जिसको 5 साल के लिए किया गया है कि उसे फौज गिराए, ये गैर आईनी आइन इसकी गुंजाइश नहीं देता। हाँ, अदम एतमाद इनका अख्तियार, हक है, राइट है, सुबह को नो कॉन्फिडेंस ले है। एक गैर आईनी मुतालबा जमहूरियत के नाम पर करना, जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है। जमहूरियत है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। इसमें इदारे कहाँ आ गए मुझे बताएं। ये बड़ी बदकिस्मती है। बैकडोर राब्ते सब करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन यार थोड़ी सी अखलाकी जुर्रत रखो। अगर आपके लोगों को, आप साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद हकार अब्बासी साहब, आपके लोगों को डराया जा रहा है, तो आप जाए अदालत में, भाई ये आके फला बंदे फला अदारे के मेरे बंदों को धमकियां दे रहे हैं, रिजाइन ना दे, ये आइन की वायलेशन कर रहे हैं, तो तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। आप और मैं वही बातें रिपोर्ट करेंगे जो अदालत का फैसला होगा। ठीक है फरूख हबीब साहब, फौज यही कह रही है दस बदस कि हुकूमत या अपोजिशन दोनों की तरफ वो नाम लिए बगैर कह रहे कि हमें सियासत में घसीटने की कोशिश मत करें, क्योंकि आप भी तो प्रोटेक्शन के लिए यही बार बार इशारा फौज की तरफ ही करते हैं कि हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला। देखें, बात यह है कि फौज तो एक अपना आईनी किरदार के अंदर है कि अपना काम कर रही है ना, और मैं समझता हूँ कि वो जो सिविलियन हुकूमत ने जो फैसले करने हैं उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करते हैं। ठीक, उसके ऊपर अगर वो घसीटना चाहता है तो वो घसीट तो PMLN रही है। अब देखें ना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से रियासत मुखालफ बयानिया अपनाया है और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनके सरबराहान के नाम ले लेकर जो उन्होंने बातें की हैं, उन बातों को भारत ने हेडलाइंस बना बना के चलाया है। वहां पर जो है वो ढोल पीटे गए हैं उस चीज के। और आपने अभी अपने इंट्रो में बात की थी, वही जो यूरोपियन डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जिस तरह इनके प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ा है, वो सिर्फ भारत नहीं कर रहा था, भारत के साथ मिलके हमारे अंदरूने मुल्क लोग भी उनके हमदर्द शामिल थे।
हम सिर्फ बाहर लड़ाई नहीं लड़ रहे, बहरहाल ये फिर आपको ये काम फिर आपको भी नहीं करना चाहिए। ये काम फिर गवर्नमेंट को भी जेब नहीं देता कि सिंपली आप कहते हैं कि ये अपोजिशन वाले मिले हुए भारत के साथ, फिर जो लोग मिले उनके नाम लेकर आए, जेनेरिक स्टेटमेंट मत दिया करें। नहीं, ये कहा जाता है, ये आपके वुज़रा कहते हैं। मैंने एक मिनट मैंने अपोजिशन का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आपने प्राइम अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे 5th जनरेशन वारफेयर के हवाले से हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान की तरफ से बार बार वाज़ेह किया जाता रहा है, बताया जाता रहा है, ख़बरदार किया जाता रहा है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत भारत की तरफ से पूरी एक मुनज़्ज़म कैंपेन, एक नॉन काइनेटिक कैंपेन जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉन्च की जा चुकी है, जिसकी अमली शक्ल हमने देखी एक 14 नवंबर को जो डोजियर सामने आया, जिसमें भारत की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करवाने की जो एक कैंपेन थी, उसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आए। किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर टेरर फाइनेंसिंग, दहशतगर्दों की ट्रेनिंग के हवाले से प्लानिंग कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। दूसरी तरफ जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की तरफ से इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से जो रिपोर्ट सामने आई, 15 साल से एक मुनज़्ज़म तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान को टारगेट करके अक़वाम मुत्तहिदा और EU के अंदर पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश चल रही थी, गिनावनी साजिश चल रही थी, जो बेनकाब हुई। ये तमाम सबूत सामने आ चुके हैं और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें अपने इर्द गिर्द देखना है कि हम कहीं ना चाहते हुए भी इस 5th जनरेशन वॉरफेयर किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बन जाए। कल DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस हवाले से खबरदार भी किया। वो क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लें। काइनेटिक थ्रेट की वाज़ेह नाकामी के बाद हिंदुस्तान ने नॉन काइनेटिक डोमेन यानी 5th जनरेशन वॉरफेयर का सहारा लिया। हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत एक डोजियर की सूरत में दुनिया के सामने लाए गए। हाल ही में EU डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट के नतीजे में नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। तमाम जाली नेटवर्क को दिल्ली बेस्ड श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा था, जो थिंक टैंक्स और फेक NGOs और जाली मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए इस क्रिमिनल एक्टिविटी को 15 साल से जारी रखे हुआ था। 6 मुख्तलिफ डोमेन्स में पाकिस्तान को टारगेट किया गया, जिसमें टेररिज्म, इकॉनमी, डिप्लोमेटिक, फोमेंटिंग केओस, कश्मीर और सोशल इश्यूज। ये सब कुछ के हिंदुस्तानी रियासत की पुश्तपनाही पे किया जा रहा था। नाज़रीन, हमें इन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।